उठेगा सारा हिंदुस्तान। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, गूंज उठेगा सारा हिंदुस्तान। नमस्कार, स्वागत है आप सबों का केवी स्टूडियो बेगूसराय में। मैं हूं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। अभी हम बेगूसराय के बीरपुर आए हुए हैं और मैं बता दूं, अभी हम बीरपुर में पूर्व विधायक शिवदानी बाबू के दरवाजे पर हैं और आप देख सकते हैं हमारे साथ उनके पुत्र डॉक्टर वीरेश कुमार हैं। मैं बता दूं, ये शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय हुआ करता था और अब भी उसी में ये सेवा दे रहे हैं। साथ ही साथ एक कथावाचक के रूप में इनकी ख्याति रही है और राम कथा का अमृत वर्षा करके आज के इस कलयुग में भी भक्तजनों को, तमाम श्रोतागणों को अपने मुखारविंद से प्रभु राम की कथा का गुणगान कर रहे हैं और इस मर्त्य लोक में इस मर्त्य शरीर को ईश्वर में लीन करने के लिए रास्ते दिखा रहे हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी। सर, प्रथम सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे केवी स्टूडियो की ओर से। आप यहाँ स्टूडियो की तरफ से आए, आपके डायरेक्टर रोशन कुमार साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ, आपका कैमरा पर्सन का, कि आपने अपना समय निकाला और मेरे पास आए। सबसे पहले सर हम चाहेंगे, सर हमारे जो दर्शक आपको यहाँ से देख रहे हैं, आप उनसे अपने बारे में बताएं। मैं तो आप ही के बीच का हूँ, वीरपुर मेरा जन्म हुआ, लेकिन शिक्षा दीक्षा मेरी मुजफ्फरपुर में हुई, एमए तक मैट्रिक से। मेरे नाना वहाँ लंगट सिंह कॉलेज, एलएस कॉलेज उसको ब्रीफ में बोलते थे, उसमें वो प्राध्यापक थे। तो ऐसा उसके बाद एमफिल पीएचडी करने के लिए मैं चला गया जेएनयू और 1986 से 1993 तक 7 साल मैं वहाँ रहा। उसके बाद मैं फिर लौटकर यहाँ आ गया, क्योंकि मेरी समझ थी कि शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी करना नहीं होता है। शिक्षा का जिसने शिक्षा प्राप्त की, शिक्षा उसको समाज ने दी है, तो उसका कर्तव्य बनता है कि उस समाज के लिए वो कुछ करे। तो आप ये आमतौर पर ऐसा नहीं होता, लेकिन पीएचडी करने के बाद मैं फिर 14 साल फिर मैं यहाँ रहा हूँ। उस बीच आप लोगों के लिए कहे, मैंने हिंदुस्तान के लिए पत्रकारिता भी की। पंडित श्यामाचरण मिश्र जी थे उस समय, किंजल जी थे सोकरहा वाले, तो और थोड़ा बहुत जो गांव देहात में रहकर जो हो सकता है, खेती बाड़ी समाज सेवा वो। फिर पता नहीं क्या प्रभु, हमने एक बेगूसराय में छोटा सा घर भी बना लिया कि वहाँ रहेंगे तो सुविधा होगी। उस समय इतना आसान नहीं था बीरपुर से बेगूसराय आना जाना, लेकिन फिर पता नहीं कुछ ऐसा हुआ, तो फिर 2006 से मैं चला गया। मुझको इनवाइट किया गया है, मैंने उस नौकरी के लिए अप्लाई नहीं किया था, ऐसा होता है। तो उसके बाद से वहाँ हैं, यही मेरी क्या कहें राम कहानी है। सर, आपके पिता एक विधायक रहे, आपके दादाजी का भक्ति से काफी जुड़ाव रहा है, लगाव रहा है, भगत जी उनको कहा, और लोग प्यार से उन्हें भगत जी कहते थे। और आपने इतनी सारी डिग्रियां हासिल की, शिक्षा पाया है, तो फिर आप विभिन्न क्षेत्रों में जा सकते सर, लेकिन आज आप एक कथावाचक के रूप में आपकी ख्याति रही है। सर, इसके बारे में बताएं। आपने तो भले जोड़ ही दिया। मेरे दादाजी, उनको लोग भगत जी बोलते थे और ऐसी प्रसिद्धि थी कि उनको रामचरितमानस कंठस्थ है। हम लोग उनको नहीं देख सके, हमारे पिताजी के विवाह से पहले ही वो गए, लेकिन वो संस्कार तो आता है, आप देखें या न देखें। इसमें आने का देखिए, कुएं में जब तक मेढक रहता है तो वो उसी को पूरा आसमान समझता है, लेकिन बाहर जाने के बाद, यद्यपि मैं दिल्ली से घूम आया था 7 साल रह करके, फिर भी दिल्ली अपना ही मिला जुला करके है। मैसूर जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें नए सिरे से हमको समझने का, जानने का अवसर मिला। तो उसमें एक चीज़ हमने देखी कि अपने इतिहास पुराण से युवा वर्ग कटा हुआ है। दूसरे कौम का युवा कंप्यूटर भी चलाता है, जीन्स भी पहनता है, टी शर्ट भी पहनता है, लेकिन वो अपने इतिहास पुराण से पूरी तरह वाकिफ है। हमारे समाज का आप मामूली बात लीजिए, किसी पढ़े लिखे से पूछिए कि रावण का नाना कौन था, मैं नहीं समझता कोई बता सकेगा। ठीक, एक अनपढ़ किसान बता देगा, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है। तो एक ये, तो इसलिए हमने सोचा कि बचे हुए समय में इधर उधर की बात, अच्छा यहाँ रह करके
बिजनेस, राजनीति, ये सब करके मैं गया था, तो अब उसका रस मैं जान चुका हूँ। ठीक है, उसमें क्या है मुझको अच्छी तरह मालूम है। सब में लौट फिर कर फिर यहीं आते हैं लोग, तो हमने सोचा लौट फिर करके आने से पहले ही आ जाएं। ठीक, तो ये है असल अपने समाज के, खास करके युवा वर्ग को अपने इतिहास पुराण से, अपनी परंपरा से जोड़ना, जिससे मेरी दृष्टि में वो कट चुके हैं। ये इसका मुख्य मकसद था। सर एक अलग से प्रश्न लेना चाहूँगा। ऐसा देखा जाता है कि जो नेता होते हैं, राजनेता होते हैं, उनके पुत्र या उनके परिवार के लोग राजनीति में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपने राजनीति से खुद को क्यों नहीं जोड़ा? मैंने जोड़ा, मैंने आपसे कहा ना कि पीएचडी करने के बाद, और आप भी आज भी सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं जुड़ते, पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आते। तो इस भ्रम में मैं भी था, तो इसलिए मैंने दिल्ली में, मैं चाहता तो कोई भी नौकरी कम से कम कॉलेज में पढ़ा सकता था। तो इसी चक्कर में कि लोग कहते हैं कि राजनीति में पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग नहीं आते, सो आना चाहिए। तो मैं यहाँ आया, मैंने फिर राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन किया विधिवत। स्वर्गीय भोला बाबू आए थे, श्री नारायण यादव हैं कि नहीं अभी बलिया वाले? अच्छा, ये अभी ललन जी जो हैं उनके पिताश्री, उन दोनों के संरक्षण में, उनके आशीर्वाद से हमने विधिवत राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन किया, और फिर उसमें 7 साल में रहा। सर आप राजनीति में भी आए, लेकिन किसी कारणवश आप इसमें आगे नहीं बढ़ पाए, तो हम चाहेंगे अपने राजनीतिक जीवन के बारे में बताएं। अच्छी बात है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति में इसलिए नहीं आया कि कोई कुछ काम नहीं था तो चलो राजनीति करते हैं। मेरे पास आप लोगों की दया से अपना इतना कुछ था, और अभी भी है, कि उसको करने से किसी चीज़ की कमी नहीं होती। लेकिन राजनीति में आया मैं, अच्छा इसलिए भी नहीं कि मेरे पिताजी राजनीति में है, ये कोई बपौती थोड़ी है, इसी का तो विरोध है कि ये पारिवारिक संपदा नहीं। राजनीति में आए कि लोग उस समय कहते थे, और आज भी कहते हैं, कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आ रहे हैं, इसलिए राजनीति दूषित हो रही है। ठीक, संकेत में आप समझिए। इसी चक्कर में मैं राजनीति में आया, और 1-2 बरस नहीं, 7 साल में रहा। आया था स्वर्गीय भोला बाबू के संरक्षण में, वो चूंकि राष्ट्रीय जनता दल में थे, तो इसलिए मैं भी राष्ट्रीय जनता दल में आया। 7 साल मैं इसमें रहा। बाद में मुझको, मैंने जिला परिषद का उपचुनाव भी लड़ा। बिहार निवासी संजय चंदेश्वरी सिंह हमारे यहाँ के जिला पार्षद थे, उनको कोई कानूनी कुछ ऐसी अड़चन हो गई कि उनको वो पद त्यागना पड़ा। तो उसमें, लेकिन उस चुनाव के दौरान मुझको ये अनुभव हुआ, और ज़्यादा उसमें विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। अनुभव मेरा ये हुआ कि लोग जो कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, ये गलत बोलते हैं। पढ़े लिखे और बेपढ़े लिखे का इसमें कोई भेद नहीं है। तो फिर हमने उससे धीरे धीरे, कोई ऐसा नहीं कि हमने इस्तीफा दे दिया, लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं, वो सब तिक्रम कर रहे हैं, इसका मतलब तो राजनीति कर ही रहे हैं आप। तो मैंने धीरे धीरे उससे अपने आप को किनारा कर लिया, और बेगूसराय में एक छोटा सा घर बनाए थे बच्चों के पढ़ने के नाम पर, तो वहाँ जाकर रहने लगे। और पत्रकारिता, आपसे हमने कहा ना, पंडित श्यामाचरण मिश्र जी उसमें हिंदुस्तान में थे, तो मनीषी जी थे, अब स्वर्गवासी हो गए, किंजल्क जी थे बरौनी वाले, तो इन लोगों के संरक्षण में हमने, और वो काम मेरे मतलब मेरे मन का था। पत्रकारिता भी एक रचनात्मक काम है, तो मुझको मन भी लगता था। उसमें कोई आमदनी वगैरह उस समय में कुछ नहीं थी, लेकिन मन लगता था, और लगता था कि एक अच्छा काम मैं कर रहा हूँ। जी, विकास के बारे में मुद्दा उठाते थे, आप किसी जोर जुल्म के खिलाफ आप आवाज उठाते, तो ऐसा, तो ये रहा। धन्यवाद सर। भले ही आप राजनीति में सफल नहीं रहे, कारण जो भी हो सकता हो, लेकिन आपने पत्रकारिता के दम पर लोगों की आवाज़ को बुलंद किया। अपने कलम की ताकत से लोगों की आवाज़, हक और अधिकार के लिए आपने लिखा, और पत्रकारिता में आपने सेवा की। वर्तमान दौर में पत्रकारिता को लेकर, मीडिया को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े किए जाते हैं, और उसे कटघरे में खड़ा किया जाता है। सर, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, किसी भी चीज़ का, मीडिया एक संगठन है, संगठन नहीं, वो एक इंस्टीट्यूशन है,
और हर पढ़ा लिखा आदमी जानता है कि ये लोकतंत्र के 4 पाए हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका और प्रेस। तो अच्छाई और बुराई हर जगह है। आप मतलब किसको, तो एक तरफा किसी को ब्लेम करना ये उचित नहीं है। ये पत्रकारिता का ही कमाल है कि आज देखिए, पहले आप विश्वास नहीं करेंगे कि गांव में खून केस पचा लेते थे लोग, और सब मिल करके कह देता था जो बीमार था मर गया, ठीक है। औरत आत्महत्या करती थी कुआं में कूद करके, तो कहा जाता था जो गोड़ पिछड़ गए गिर पड़ले, है ना। आज वो संभव है, आज खून केस तो बहुत बड़ी चीज है। एक चाटा कोई किसी को मारता है तो वो दिल्ली तक और दुनिया। तो ये पत्रकारिता की बहुत बड़ी भूमिका है कि सामाजिक संघर्ष में, चाहे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष हो, पत्रकारिता का बहुत बड़ा रोल है। और मैंने कहा कि गुण अबदुस जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्ह करतार, तुलसीदास ने लिखा है। अभी कथा के आसन पर मुझको बैठना है। सो जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गहि पै परिहरि बार विकार। गुण दोष संसार में है, हमारा काम है गुण को ग्रहण करना और दोषों को, जो अपनी देसी बोली में कहते हैं मटियाना, और स्टैंडर्ड इंग्लिश में कहते हैं यू मस्ट इग्नोर द माइनस थिंग्स, यू जस्ट एक्सेप्ट द प्लस थिंग्स। सो मीडिया के बारे में मेरा यही ख्याल है। सर, आज से जो आपके दरवाजे पर जो राम कथा का आयोजन हो रहा है, हम चाहेंगे इस राम कथा के बारे में बताएं। और मैंने देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से भी और सुना भी है, कई बार सुनने का मौका भी मिला है आपको, तो आप कथावाचक के रूप में बहुत ही शानदार ढंग से, बहुत ही एक तरह से कहे कि मार्मिक ढंग से आप लोगों को कथा सुनाते हैं। राम की कथा का अमृत रसपान श्रोतागण को होता है। तो आज से फिर से उसका आरंभ होने वाला है, तो इस राम कथा के बारे में बताएं। देखिए साहब, राम कथा जब हम कहते हैं तो मेरा तात्पर्य रामचरितमानस से होता है, बल्कि कथा तो मालूम नहीं कब से चल रही है। रामचरितमानस को एक आकर ग्रंथ कहा गया है। आकर का मतलब समुद्र होता है, इसलिए समुद्र का नाम रत्नाकर है। समुद्र का क्या है कि जो जिस भाव से उसमें डुबकी लगाता है उसको वही मिलता है। आप जानते हैं, कुछ लोग मोती चुनने जाते हैं समुद्र के तल में, कुछ लोग मछली पकड़ने जाते हैं। टीवी पर देखा होगा, नेशनल जियोग्राफिक पर, कुछ लोग सिर्फ केकड़ा ही पकड़ते हैं। तो ये है रामचरितमानस के अवगाहन, अध्ययन और उसके ऊपर, मैं इसको प्रवचन नहीं कहूँगा, चर्चा करते हैं। उसमें 3-4 बातें हैं मेरे सामने जो मेरी दृष्टि में है। कोई इससे सहमत हो सकता है, असहमत हो सकता है, उसकी सबको छूट है। रामचरितमानस हमारा इतिहास है। रामचरितमानस हमारा समाज शास्त्र है। रामचरितमानस हमारा भूगोल है। और परिवार की कथा तो है ही है, परिवार की कथा तो महाभारत भी है। इन चीजों को मैं हाईलाइट करता हूं अपनी चर्चा में कि कैसे ये हमारा इतिहास है, कैसे ये हमारा भूगोल है और कैसे ये हमारा समाज शास्त्र है। परिवार की कथा तो है ही है। इन 3 चीजों को, और इसी से वो ग्रंथ वर्तमान से जुड़ता है। वरना क्यों आप 3 घंटा बोलें और 300 लोग 500 लोग बैठकर सुने, उससे क्या लाभ? तो लाभ यही है कि वो एक कथा ही नहीं, एक इतिहास है, एक समाज शास्त्र है और हमारा भूगोल है। भूगोल के बारे में आप आश्चर्य कर जाएंगे। रामचरितमानस में जो वर्णन आता है उससे मालूम होता है कि गंगा आज जो मिथिला और मगध की सीमा पर बह रही है, किसी समय में मिथिला में बहती थी। क्योंकि भगवान जनकपुर जाते समय, अयोध्या से जनकपुर जाते समय गंगा स्नान करते हैं। आप देखिए, अयोध्या से जनकपुर जाने में सिमरिया आने की कोई जरूरत नहीं है। हाईवे बना हुआ है आपका ना, लखनऊ से जो वो मुजफ्फरपुर आता है, मुजफ्फरपुर से सीधे सीतामढ़ी, जनकपुर, इधर क्या जरूरत है? लेकिन ऐसा तो ये प्रमाणित करता है कि राम के युग में गंगा
अभी जहाँ बह रही है वहाँ नहीं बह करके यहाँ से कम 200-150 किलोमीटर उत्तर बहती। ये प्रमाण उसमें है, सब लोग पढ़ते हैं, सब लोग जानते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि इतिहास है, भूगोल है, हमारा समाजशास्त्र है। मेरा जोर इन चीज़ों पर ज़्यादा रहता है, तभी मेरी समझ है कि हम अपने वर्तमान से उसको जोड़ सकते हैं। आज के युग में सर राम कथा के श्रवण की क्या प्रासंगिकता है, खास करके आज के युवा पश्चिमी सभ्यता के चकाचौंध में डूबे हुए हैं? वही कहा ना कि ये इसकी प्रासंगिकता, देखिए मैंने अभी जेएनयू का जिक्र किया है। जेएनयू में हमारे प्रोफेसर थे मैनेजर पांडे, तो हमारे 3 गुरु थे, प्रोफेसर नामवर सिंह, प्रोफेसर केदारनाथ सिंह, प्रोफेसर मैनेजर पांडे। 2 तो स्वर्गवासी हो गए, 1 पांडे जी बचे हुए। वो कहते थे कि किसी भी ग्रंथ की एक विगत सार्थकता होती है और एक वर्तमान अर्थवत्ता होती है। विगत सार्थकता मतलब जिस युग में वो ग्रंथ रचा गया उस युग में वो सार्थक था, लेकिन हर ग्रंथ अपने युग का सार्थक होता है, लेकिन आने वाले 100-500 साल के बाद भी वो सार्थक रहे ये गारंटी नहीं है। और जो ग्रंथ सार्थक रहता है भविष्य में भी, उसी को आकर ग्रंथ कहते हैं, उसी को क्लासिक बोलते हैं। तो रामचरितमानस के माध्यम से युवा वर्ग अपनी संस्कृति, अपने आचार, अपने विचार, आप देखिए रामचरितमानस और महाभारत को 2 छोर पर माना गया है। हालांकि दोनों परिवार की कहानी है, दोनों राज परिवार की कहानी है, लेकिन महाभारत में, ये मैं नहीं कहता, एक बहुत बड़े विद्वान पंडित, मैं उनका नाम भूल गया, वो हिंदी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि महाभारत में भाई उस गद्दी के लिए लड़ते हैं जिनमें वास्तव में किसी का हक नहीं है। आप महाभारत की कथा को गौर कीजिए, किसी का वास्तविक हक उस पर नहीं है। लेकिन रामायण के भाई गद्दी के लिए इस बात के लिए लड़ते हैं कि एक कहता है भैया आप बैठिए, और कहता नहीं है, ढूंढ कर 200 किलोमीटर जाता है महाजंगल में और तब कहता है जो चलिए गद्दी बैठिए। वो भाई कहता है नहीं नहीं, अरे क्या है 14 वर्ष तो ऐसे में, तब तक जाकर तुम बैठो। तो ये संस्कृति हमारी रही है, उसको उसकी याद फिर से दिलाना ये मेरा उद्देश्य है। और पश्चिमी और किसी सभ्यता से प्रभावित होने में बुराई नहीं है। देखिए नदी में नहाने में बुराई नहीं है, डूब जाने में बुराई है ना। तो संस्कृति, आप सब चीज़ उसका दिया हुआ है पश्चिम का। आप जो कैमरा इस्तेमाल करते हैं, आप जो माइक में घड़ी देख रहा हूँ घड़ी, तो पश्चिम से प्रभावित होना बुरा नहीं है, उसके प्रभाव में एकदम से लीन हो जाना और अपनी चीज़ों को साफ भूल जाना ये बुराई है। राम कथा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि कुछ श्लोक, कुछ सूक्ति के माध्यम से आप उन्हें संदेश दें। राम राज्य के बारे में कहा गया है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैहिक ताप मतलब ये जितने तरह की बीमारी है, सर्दी खांसी से लेकर कोरोना तक, ये दैहिक ताप है। दैविक मतलब जो हमारे नियंत्रण से बाहर है, इसमें आप क्या कह सकते हैं, अकाल है, सूखा है, ये दैविक ताप हैं, ये दैहिक दैविक। और भौतिक ताप किसको कहेंगे? जैसे तमाम ये एक्सीडेंट होते हैं, जितने भी अपराध होते हैं, लोग उसके शिकार होते हैं, हत्या है, बलात्कार है, ये सब दैविक ताप है। इसके भौतिक ताप है, इसके लिए दैविक ताप इसको नहीं कहना चाहिए। ये राम राज्य में किसी को नहीं व्यापता था। लेकिन इसके साथ मैं ये भी स्वीकार करता हूं कि ये एक बहुत ऊंचा आदर्श है, और इसके पीछे सोच ये है कि आदर्श आप ऊंचा रखेंगे तभी तो कुछ ऊंचाई तक पहुंचेंगे। आदर्श ही आपका समतल में है तब तो आप क्या ऊंचा उठेंगे। तो राम राज्य एक ऐसी राज्य व्यवस्था है जो बहुत ही ऊंचे आदर्श पर आधारित है, और सोच ये है कि राम तो अब फिर लौट कर नहीं आएंगे, और आएंगे भी तो उसका पता नहीं है। लेकिन हम थोड़ा बहुत प्रयास करने से हमारी अपनी जिंदगी पहले तो, और हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, ये बहुत पुरानी ये बात है। तो इस अंधकार से उबरने का अगर कोई मार्ग है तो ये यही है। सर पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम चाहेंगे कि आप यूं ही
अपने माध्यम से श्रोतागणों को राम कथा का अमृत पान कराते रहे। हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बार फिर से मैं आपके स्टूडियो का, आपके जो डायरेक्टर हैं रोशन कुमार जी का, आपके कैमरा पर्सन का अपनी तरफ से आभार व्यक्त करता हूं कि आप इस अपना बिजी समय निकाल करके शेड्यूल से हमारे पास आए और हमारे साथ बातचीत की, हमको समय दिया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे डॉक्टर वीरेश, जो कि पूर्व विधायक शिवदानी प्रसाद जी के पुत्र हैं और वर्तमान में एक कथावाचक के रूप में भक्तजनों को, श्रोतागणों को राम कथा का अमृत पान करा रहे हैं। मैं बता दूं, आज से 9 दिवसीय राम कथा का वाचन श्रवण यहाँ से होगा बीरपुर, बेगूसराय के बीरपुर में। तो तमाम भक्तजनों से, श्रोतागण से मैं अपील करूंगा कि संध्या 4 बजे से प्रत्येक दिन ये कथा शुरू होगी और 23 तारीख तक, यानी 23 नवंबर तक ये कथा चलेगी। आप भी इस भक्तिमय माहौल में राम कथा का श्रवण करें, अपने आप को प्रभु राम से जोड़ें, ईश्वर से जोड़ें, राम की कथा का गुणगान करें, श्रवण करें। चूंकि राम की कथा के द्वारा इसमें बहुत सारी सीख मिलती है, जैसा कि सर ने बताया, समाज शास्त्र के बारे में, भूगोल के बारे में, व्यवहारिक ज्ञान के बारे में, साथ ही साथ भाई का कैसा रिश्ता होना चाहिए, पिता और पुत्र का क्या संबंध होना चाहिए, माता और पुत्र का क्या संबंध होना चाहिए, साथ ही साथ एक सेवक का स्वामी के क्या साथ संबंध होना चाहिए, एक पति का पत्नी के साथ क्या संबंध होना चाहिए। तमाम संबंधों के वास्तविक अर्थ को यह राम कथा जीवंत करता है और सीख देता है। और हम सब इस कथा के द्वारा राम के बारे में जान सकते हैं, उनके चरित्र के बारे में जान सकते हैं, साथ ही साथ अपने चरित्र को उनसे जोड़ करके, उनके आदर्शों को जीवन में आत्मसात करके खुद को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं, खुद को समाज और देश हित में जोड़ सकते हैं। हमारे साथ पूर्व विधायक शिवदानी प्रसाद सिंह जी हैं, आइए इनसे जानते हैं। सर, आज से आपके दरवाजे पर जो राम कथा का आयोजन हो रहा है, आपके पुत्र के द्वारा जो कथावाचक के रूप में है, तो क्या कहना चाहेंगे? राम तो इस देश के जर्रे जर्रे में समाये हुए हैं और राम कथा से अच्छा और कोई भी आध्यात्मिक कार्यक्रम दूसरा क्या हो सकता है, मेरी समझ में नहीं आती है बात। इसलिए वीरेश कुमार जी ने कुछ दिनों से, इससे पहले तो मैं नहीं समझ सका था, लेकिन इधर कुछ वर्षों से वीरेश कुमार जी इस कार्यक्रम को यहाँ व्यवस्थित करते हैं। मुझे अंदर से बड़ी खुशी होती है यह महसूस करके कि एक बहुत ही अच्छे काम में उनकी रुचि पैदा हो गई है, जो बहुत ही कल्याणकारी है। और मुझे उम्मीद है कि यह रुचि उनकी सदा बनी रहेगी और कल्याण होगा इस क्षेत्र का, इस राष्ट्र का, हमारा और समाज का, इस कल्याण होगा। धन्यवाद। राम कथा की व्यापकता का प्रभाव है जो यहाँ पर राम कथा हो रही है। और जिस दरवाजे पर हैं उनके पिताजी भी राम कथा के बहुत भारी मर्मज्ञ और विद्वान थे। वो विद्वानों को बुलाया करते थे। संस्कृत, हिंदी और वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण, विभिन्न रामायणों की कथा इनके पुराने दरवाजे पर होती थी, वहाँ से हट गए। और तुलसी की यह विशेषता है कि तुलसी ने इस राम कथा को घर घर में पहुँचाया और अभी भी है। और इस हिसाब से हर घर में किसी न किसी रूप में बूढ़े बुजुर्ग भी कुछ न कुछ राम कथा की चर्चा करते ही रहते। यह बहुत ही सौभाग्य की बात है हमारे गांव के लिए, समाज के लिए। और शिवदानी बाबू के पिताजी रामायण के मर्मज्ञ थे, फिर शिवदानी बाबू हुए और फिर वीरेश कुमार इनके हुए। 3 पुश्त से इस परिवार में राम कथा ने एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। देखिए, राम तो जैसा कि अभी हमारे पिताजी ने भी कहा, हमारी सभ्यता और संस्कृति के महानायक हैं। राम के विषय में क्या कहा जा सकता है, बस यही हम कह सकते हैं कि राम में हम सभी हैं और हमेशा से रहे हैं। राम के चरित्र का
राम के जीवन का जितना भी गुणगान किया जाए, जितना भी बखान किया जाए वो कम है। बस राम में मन रमा रहे, राम में सभी बने रहें। और ये आयोजन जो है वो हमेशा की तरह, मेरे ख्याल से तीसरा आयोजन है यहाँ, तो ये आयोजन हमेशा की तरह सफल हो। और ये मिथिला की पावन धरती है, यहाँ राम कथा सुनकर लोग जो है वो लाभान्वित हों, जीवन सफल हो, यही कामना है। प्रेमी हम लोग हैं, इसलिए ये अमृत बानी सुनने के लिए आए हैं। वही राम कथा सुनने के लिए हम लोग आए हैं। आज संदेश जाएगा, अच्छा संदेश। राम कथा हमारे वीरेश जी हमारे गांव के विधायक जी के सुपुत्र हैं। इन्होंने ये प्रोग्राम हम लोगों के लिए बहुत अच्छी शुरू किए हैं। प्रथम बार यहाँ गांव में शुरू करने जा रहे हैं। इस गांव में हमको लगता है इनके लायक वक्ता अभी तक न हुए हैं, आगे हो सकते हैं। ये राम कथा जो है ये जीव का उद्धार करने का चीज़ है। जो भक्त होते हैं, भगवान के प्रेमी होते हैं, वो उनको भगवान से लगाव होता है। और जहाँ भगवान की कथा होता है वहाँ पर भक्त प्रेमी जो हैं वो श्रद्धापूर्वक जाते हैं भगवान का कथा सुनने के लिए। और ये वक्ता जो हैं ये बहुत ही जाने पहचाने हैं और ये बहुत मतलब हिंदी साहित्य के बहुत बड़ा विद्वान हैं, PhD डिलीट किए हुए हैं। हम लोग इनकी कथा को जो हमको मालूम हुआ तो बड़े श्रद्धा से हम इनकी कथा को, अमृत वाणी को सुनने के लिए आए हैं कि ताकि इनकी मुखार बिंद से निकली हुई वाणी जो निकलेगा वह हमारे समाज का बच्चा, हमारे समाज के नौजवान माता बहन प्रभावित होंगे। यही बात है। राम कथा सुनने से शांति और धर्म की चर्चा के कारण लोग खुश होते हैं, अगर शांति मिल जाती है। कथा बढ़िया चीज छेबे करे, हमें सुने लिए भगवान कथा सुनना तो फायदाकारक चीज छेबे करे। तो सुना आपने, डॉक्टर वीरेश जी को भी सुना, उनके पिता शिवदानी बाबू को भी सुना, साथ ही साथ यहाँ जो कथा श्रवण के लिए जो भक्तगण आए उनको भी आप लोगों ने सुना। शब आज से इस राम कथा के अमृत रस का पान करेंगे। प्रभु राम हम सब का कल्याण करें, हम सब उनकी आराधना करें। आज से इस 9 दिवसीय कथा का आयोजन हो रहा है जो कि 23 नवंबर तक चलेगा। मैं तमाम भक्तजनों से, श्रोतागणों से अपील करूंगा कि बेगूसराय बीरपुर में पूर्व विधायक शिवदानी प्रसाद सिंह के दरवाजे पर जो यह 9 दिवसीय कथा वाचन का आयोजन हो रहा है, आप आएँ, अमृत राम कथा का पान करें और अपने जीवन का उद्धार करें। विपुल सुमन सुर वर्षहि गावहि प्रभु गुण गात, निज पद दिन असुर कहूँ दीन बंधु रघुनाथ, सियावर रामचंद्र की जय। कैमरामैन दीपक के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो बेगूसराय। माता श्री हमारी यहाँ बैठी है और सकल परिजन जिनको सुविधा वो सब विराजमान है। भैया हमारे सबसे ज्यादा हमको ध्यान रहता है, अभी तक आए नहीं तो अभी देखा आ गए। बड़ी ही प्रसन्न हमको। कल से धीरे धीरे ये गति बढ़ेगी। तो जैसे कि मेरी पद्धति है कि विधि पूर्वक पूजा का आरंभ किया जाए। एक कमी है कि विधि पूर्वक करने का भगवान पार्वती जी, तो उसके लिए आज नहीं हो सका, उनसे भी क्षमा प्रार्थी हैं और आपसे भी हैं। कल से ऐसा शुरू करेंगे। आप थोड़ा कुर्सी दीजिएगा कल 10 गो, ठीक है, अच्छी बात है। तो मानस में बताई गई विधि के अनुसार कथा का आप सबके आदेश से आरंभ मैं करता हूं। अथ आवाहन मंत्र। तुलसी के नमस्तुभ्य मिहागच्छ शुचि व्रत, नैऋत्य उपविश्येदं पूजनम प्रतिगृह्यताम्। ओम तुलसीदासाय नमः। मानस पूजा कर रहे हैं हम लोग। कल से उनके विग्रह भी यानी छवि स्थापित करेंगे। श्री वाल्मीकि नमस्तुभ्य मिहागच्छ शुभ प्रद,
उत्तर पूर्वयोर्मध्ये तिष्ठ गृहिणीस्व मे अर्चनम्। ओम वाल्मीकाय नमः। गौरीपतये नमस्तुभ्यमिहागच्छन् महेश्वरः। पूर्वदक्षिणयोर्मध्ये तिष्ठ पूजां गृहाण मे। ओम गौरीपतये नमः। श्रीलक्ष्मण नमस्तुभ्यमिहागच्छ सह प्रिय। यामभागे समातिष्ठ पूजनं संगृहाण मे। ओम श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः। श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्यमचरितस्य श्री शिवकाक भुकुंडी याज्ञवल्क्य गोस्वामी तुलसीदासारिषः। श्री सीतारामो देवता श्री राम नाम बीजम भवरोग हरिम भक्ति शक्ति मम नियंत्रित शेष विघ्नतया। श्री सीताराम प्रीतिपूर्वक सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थम पाठे विनियोग। श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। सुवर्ण रचितं रामं दिव्यास्तरण शोभितं। आसनं हि मया दत्तं गृहाण मने चित्रितं। बालकांड से आरंभ करते हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्तमीश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। श्री सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो। वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। यन्मायावस्वर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा। यत्सत्त्वाद् मृखैव भाति सकलं रज्जो यथा हेरभ्रमः। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्खावताम्। वन्देऽहं तमशेषकारं परं रामाख्यमीशं हरिम्। नानापुराण निगमागम सम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि। स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुलमातनोति। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन। करौ अनुग्रह सोय बुद्धिराशि शुभ गुण सदन। मूक होय बाचाल पंगु चढ़ै गिरिवर गहन। जासु कृपासु दयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन। करौ स्वमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन। जाहि दीन पर नेह करौ कृपा मर्दन मयन। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु बचन